आइए नज़र डालते हैं सिंह निवास में। सुरेश जी और कुसुम जी को बेटे ही हैं। सुरेश जी अपने कॉलोनी में बड़े जाने माने व्यक्ति हैं। सुरेश जी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। उनका हर काम समय से पहले ही हो जाता। पूरे कॉलोनी वाले उनके रहन सहन के तरीके और उनका दूसरों के प्रति व्यवहार से प्रभावित थे। सुरेश जी वैसे सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर थे। सुरेश जी रोज सुबह धर्मपत्नी कुसुम जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते। कुत्तों को बिस्किट खिलाना वे ना भूलते। रास्ते में जो कोई मिलता उससे बात ज़रूर करते। इनका बड़ा बेटा रवि है जो कि इसी साल आईआईटी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली थी और दूसरा बेटा रोहित अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। रवि अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली निकिता को चाहता था। निकिता भी रवि को चाहती थी। दोनों जब कॉलेज में साथ पढ़ते थे तभी से दोनों ने ठान लिया था कि शादी तो हम एक दूसरे से ही करेंगे। कुसुम जी बड़े प्यार से बेटे को टिफ़िन बना कर देती। रवि हमेशा आधा निकिता को ही खिलाता। रवि और निकिता का इश्क पूरे यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध था। अब दोनों को इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल हो चुकी थी। आज रविवार का दिन था। आज निकिता और रवि ने मिलने का प्रोग्राम बनाया था। रविवार के दिन सभी घर पर मौजूद रहते हैं, इसलिए कुसुम जी ने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया था। नाश्ता समय अनुसार डाइनिंग टेबल पर लग चुका था और सबसे पहले सुरेश जी आकर बैठ गए थे। थोड़े समय बाद छोटा बेटा रोहित भी आ गया। अब नाश्ता कुसुम जी परोसने लगी। अरे रुको, रवि को तो बुलाओ, सुरेश जी ने कहा। अरे तुम्हारा लाडला बेटा सुबह ही निकल गया है किसी ज़रूरी काम से। बोला था कि 11 बजे तक आ जाएगा। अरे रविवार को कौन सा काम भाई, खाना नाश्ता समय अनुसार ही अच्छा लगता है। अरे आज उसे घर पर रहना चाहिए था क्योंकि किसी लड़की का फ़ोटो दिखाना था उसको, सुरेश जी ने कहा। अरे कौन सी लड़की का, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे एक दोस्त हैं रघु, जिन्हें तुम जानती हो शायद। हाँ, उन्होंने रवि की बात छेड़ी है उनकी बेटी के लिए। मैंने देखी है उनकी बेटी किंजल, बहुत सुंदर, सुशील और समझदार लड़की है। पढ़ी लिखी है। जैसे गुण तुम में हैं ना, वैसे ही गुण से भरी है किंजल। बस तुम्हारा लड़का पसंद कर ले और लड़की भी पसंद कर ले तो बात बन जाए। मगर जी अभी तो नौकरी पर भी नहीं लगा है वो। अरे शादी की उम्र हो चुकी है रवि की, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। और इतनी अच्छी डिग्री है उसके पास, यूँ नौकरी मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर रवि और निकिता एक गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। रवि, अब हमारी डिग्री भी पूरी हो गई है, अब क्या? अब हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे, निकिता ने कहा। हाँ हाँ निकिता, मैं आज ही पापा मम्मी से बात करूँगा। सिंह निवास में सभी बैठे हुए टीवी पर चल रही समाचार का आनंद ले रहे थे। तभी रवि के घर में घुसते ही सबका ध्यान बटा। अरे आ गया बेटा, चलो हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारी पसंद के इडली सांभर बनाए हैं। नहीं मम्मी, आप इधर बैठिए, मुझे आप सभी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुस्कुराते हुए रवि ने कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात हुई? सुरेश जी ने उत्सुकतावश कहा। वो पापा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग निकिता के पापा और मम्मी से हमारी शादी की बात करो। पापा, मैं निकिता को बहुत चाहता हूँ और वो मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ती है। क्या बोल रहे हो? और सुरेश जी उठ खड़े हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, भूल जाओ यह सब। पर पापा, एक बार आप मिल तो लो निकिता के परिवार से। मैं निकिता के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। आप भी सुन लो मेरा फैसला, रवि ने चीखते हुए कहा। गुस्से से तिलमिलाते हुए सुरेश जी ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया रवि को। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें इस काबिल बनाया ताकि तुम मेरे खिलाफ ही बगावत पर उतर आओ। जैसे ही वो एक और तमाचा रवि को जड़ने गए
तभी कुसुम जी बीच में आ गई। अरे अब क्या जान ले लोगे? और उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में ले गईं। हफ्ते भर बाद रवि की मुलाकात जब निकिता से हुई तो रवि का रुआसा चेहरा देखकर निकिता ने कारण जानना चाहा। क्या हुआ है तुम्हें? इतने उदास क्यों लग रहे हो? जब रवि ने कुछ जवाब नहीं दिया तो निकिता ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, पता है पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ गिनवा दी और पापा तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे माता पिताजी से मिलना चाहेंगे। बोलो कब का दिन तय करूं? अगले संडे? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? जब निकिता ने पहली बार रवि की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल बैठ सा गया। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा निकिता। मैंने जब घर पर बात चलाई तब पापा ने साफ साफ इनकार कर दिया। पापा कभी नहीं मानेंगे। हमें अब अपने रास्ते अलग अलग करने होंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? होश ठिकाने लाओ रवि। तुम कितने बुज़दिल हो। यूं पल भर में तुमने अकेले फैसला ले लिया। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि एक हवा के झोंके के साथ ही बिखर गया? तुम कायर हो रवि। क्या तुमने मुझसे प्यार करने से पहले अपने पापा से इजाज़त मांगी थी? हाँ बोलो। रवि कुछ देर शांत रहा, फिर उसने डायरेक्ट निकिता से कहा, क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? सिर्फ एक यही तरीका है और मुझे पता है पापा को हमारे इस रिश्ते को कबूल करना ही होगा। 1 महीने बाद रवि ने निकिता से कोर्ट मैरिज कर ली। अब वो निकिता का हाथ थामकर अपने निवास पहुंच गया। सभी एकटक दोनों को देखते रह गए। पापा हमने कोर्ट मैरिज कर ली है और निकिता आपकी बहू है। जैसे ही दोनों सुरेश जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े वैसे ही सुरेश जी ने कहा, रुक जाओ। एकदम उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जब तुम्हें अपने माँ बाप का थोड़ा भी ख्याल ना रहा, जब तुम्हें अपनी ही करनी थी, तो किस हक से तुम यहाँ माँ बाप का आशीर्वाद लेने आए हो? निकल जाओ मेरे घर से। पापा क्या बोल रहे हैं आप? मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो ना दीजिए। मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? सुरेश जी ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, आज से तुम्हारा ना इस घर से और ना ही किसी सदस्य से कोई वास्ता नहीं है। अब हम सब आज इसी वक्त से तुम्हारे लिए मर गए हैं समझो। और रोते रोते उसी वक्त कुसुम जी ऊपर चली गईं और गुस्से से तिल मिलाते सुरेश जी अपने कमरे में चले गए। इस वक्त कमरे में सिर्फ रवि, निकिता और रोहित मौजूद थे। भैया अब यहाँ से जाइए। जब आपने ऐसा कदम उठाया तभी आपको सोचना चाहिए था। अब हमारी इज्जत का और तमाशा मत करिए और हाँ, भूल कर भी वापस मत आना। रवि को ऐसा लग रहा था जैसे यह सब एक सपना चल रहा है। तभी निकिता ने रवि से कहा, रवि चलो यहाँ से। और दोनों ही सिंह निवास की दहलीज पार करते हुए निकल गए बहुत दूर अपने नए सफ़र में। ना जाने यह नया सफ़र अपने परिवार के बिना कैसा होगा। उसके बाद से रवि ने एक प्रण लिया कि जब तक पापा और मम्मी में से किसी ने भी अगर उसे वापस बुलाया तभी वो वापस जाएगा। कुछ दिन दोनों निकिता के पिताजी के सहारे रहे। चूँकि रवि और निकिता के पास अच्छी अच्छी डिग्री थी तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई। यहाँ सिंह निवास में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। सुरेश जी और कुसुम जी बिना रवि के ही जिंदगी जीने लगे। ऊपर से दोनों दिखाते कि जैसे वे अपने बेटे को हमेशा के लिए भूल गए हैं, किंतु उनको अंदर ही अंदर एक पीड़ा सताती। फिर भी अपनी जीत के आगे सुरेश जी खड़े रहे। एक दिन दोनों के ही बीच वार्तालाप हो रहा था। रवि ने हमारी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जहाँ पूरे कॉलोनी में मैं सिर उठाकर चलता था, आज उसी बेटे की वजह से मैं बाहर निकलने से भी कतराता हूँ। हर कोई, जिन्हें नहीं पता, मुझसे यही पूछते हैं, रवि कहाँ गया, क्यों गया? ना जाने ऐसे ढेरों प्रश्न लोग पूछते हैं। अब मैं क्या बताऊँ कि मेरा बेटा
लड़की भगा कर लाया था और मैंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तभी कुसुम जी ने कहा, छोड़िए इन सब बातों को, लोगों को तो इन सब बातों से ही मजा आता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। कुसुम जी बहुत कोशिश करती रवि का पता लगाने की, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। इन सालों में रोहित भी अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने की इच्छा जताई, मगर सुरेश जी ने साफ साफ मना कर दिया। फिर भी बेटे के मोह में कुसुम जी ने पति को मना ही लिया। अरे जाने दो बेटे को, आखिर सिर्फ 2 साल की ही बात है, आपका बेटा आपका सिर ऊंचा करके ही आएगा। सुरेश जी ने कहा, अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित से ही जुड़ी हुई हैं। एक बेटे से तो हम धोखा खा ही चुके हैं, अब यह दिल और धोखा नहीं खा सकता। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद रोहित का एडमिशन जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में हो गया और वो जर्मनी 2 सालों के लिए चला गया। रोहित जर्मनी पहुंचते ही हर दिन 2 बार जरूर फ़ोन करता। धीरे धीरे साल भर निकल गए। अब सुरेश जी भी रिटायर्ड हो गए। सारे जरूरी संबंधित कागजात की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट मिला और हर महीने पेंशन मिलना आरंभ हो गया। अब तो सुरेश जी घर पर ही रहते और पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाते। सारा घर एकदम सूना सूना सा लगता। इन्हीं सालों में सुरेश जी रोहित को पैसे भिजवा देते और एक्स्ट्रा फीस भी। यहाँ रवि बहुत ही शिद्दत और जुनून से आगे बढ़ रहा था। अपने पिताजी के हर एक शब्द उसके कानों में गूंजते। यही शब्द उसे सोने नहीं देते और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देते। अपने ही ऑफिस से उसे अमेरिका में काम करने का मौका मिला और वो निकिता के साथ अमेरिका बस गया। यहाँ रोहित की पढ़ाई भी जर्मनी में पूरी हो गई और वो वापस आने के बजाय वहीं पर इंटर्नशिप करने लगा। यह खबर सुनकर सुरेश जी भौचक्के हो गए। रोहित तो सिर्फ पढ़ने गया था, मगर ये जॉब कहाँ से आ गई? जॉब यहाँ अपने देश में भी तो हो सकता है। कुसुम जी पति को समझाती कि यह उसके फ्यूचर के लिए अच्छा ही रहेगा और कौन सा वही रहेगा। और रोहित ने बताया कि उसका वीज़ा 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा और वो वापस भारत लौट आएगा। उसका इरादा सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। धीरे धीरे 2 महीने भी बीत गए। अब रोहित पहले जैसे फ़ोन नहीं करता और ना ही ज़्यादा बात करता। एक दिन अचानक फ़ोन में नोटिफिकेशन बजा। जैसे ही देखा तो रोहित व्हाट्सएप पर कुछ भेजा था। खोलकर देखा तो उसने एक लड़की की फ़ोटो भेजी थी। पापा, यह सिरीन है। पापा, यह आपकी बहू है। मैंने सिरीन से शादी कर ली है और मैं एक नई नौकरी ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं भारत वापस कभी नहीं लौटूंगा। अच्छा पैकेज है और मैं जल्द ही आप दोनों को भी यहाँ लाने का जल्द से जल्द बंदोबस्त करूँगा। प्रणाम। यह सब पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। शायद उन्हें कोई आशा ही नहीं थी इस बेटे से भी। शायद इतना दिल बेटे से ना लगाया था। शायद धोखा मिलना लाजमी था। उसके बाद से ना सुरेश जी ने और ना ही कुसुम जी ने कभी भी बेटे से बात की। अच्छा चलिए, आज से हम कोई उदासी वाली बात नहीं करेंगे। आपके लिए सिर्फ मैं रहूँगी और मेरे लिए सिर्फ आप। पलटकर कुसुम जी आंसू पोंछकर ऊपर से खुश थी, पर सुरेश जी को देखकर मन महसूस कर रह जाती थी। अपनों द्वारा दिए गए दुख से सुरेश जी बहुत ही दुखी थे। दिन ब दिन वह कमज़ोर होते जा रहे थे। कुसुम जी अब सुरेश जी का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर भी अपने छोटे बेटे द्वारा दिए हुए घाव से वह उभर नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्हें ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ गया। यह सब देखकर कुसुम जी घबरा सी गई। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए पड़ोस और लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गईं। समय से हॉस्पिटल पहुंच जाने पर उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जितना कुछ जमा पूंजी था वो कुछ रोहित को जर्मनी में पढ़ाने से लेकर
कुछ हॉस्पिटल के खर्च में ख़त्म हो गया। अब मात्र हर महीने की पेंशन से खर्च चलना था। अगर कुछ बड़ा हादसा फिर से हो गया तो कहाँ से पैसा आएगा। एक दिन वो सुरेश जी के साथ मंदिर गई थी। मंदिर से लौटकर वो वापस घर आई। जब रात को बिस्तर पर बेहोश से पति को देखकर तुरंत कुसुम जी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, भाभी सदमा लगा है, हो सकता है दिमाग पर कुछ असर हो। आप एक बार इनका दिमाग का जांच करवा दें, शायद कुछ असली कारण का पता चल जाए। अब तो सुरेश जी किसी को पहचान भी नहीं रहे थे, जन्म जन्म की साथी को ही भूल गए थे। आगे की जांच में डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन मानसिक चिकित्सालय में रखने की सलाह दी। कितना डर गई थी कुसुम जी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं हूँ ना। अरे भाभी जी, अब आपकी भी उम्र हो रही है, खुद को देखो, आप कितनी बीमार सी हो गई हैं। वहाँ प्रॉपर केयर से सुरेश जी जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना चाहते हुए भी उन्होंने रोहित को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। शायद वो नंबर बंद कर दिया था। जब बेटा ही माँ से संबंध रखना नहीं चाहता तो मैं क्यों बेटे से संबंध रखूं। हालातों से थक हार कर कुसुम जी ने एक फैसला लिया, अपने सिंह निवास को बेचने का, ताकि सुरेश जी का उपचार हो सके। एक दिन वो सोच में डूबी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रवि का बचपन का दोस्त उदय था। उसने पैर छुए और कुसुम जी ने आशीर्वाद दिया। आंटी, रवि कहाँ है? मैं उसी से मिलने खास आया हूँ। उसका नंबर नहीं मिला और ना ही वो फेसबुक खोल कर देखता है। मैंने उसे हज़ारों मैसेजेस किए हैं, कहाँ है वो? कुसुम जी ने सारी बातें उदय को बता दी। क्या आंटी, सच में अभी तक अंकल को देखने नहीं आया है? शर्म आती है मुझे ऐसे दोस्त पर। नहीं नहीं बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। अगर वो जानता तो वो पक्का आता। हमने ही उसे घर से निकाल दिया था। वो तो मुझसे बोल कर गया था कि जब तक आप लोग मुझे नहीं बुलाओगे मैं तब तक नहीं आऊँगा। ठीक है आंटी जी, मैं अब रवि को यहाँ ला कर ही रहूँगा। उदय ने बहुत कोशिश करके रवि का पता लगा ही लिया। उसने रवि को अमेरिका फ़ोन लगाया और उसे सारी घटनाक्रम बता दिया। जब रवि को अपने पापा की हालत का पता चला तो वो अगले ही फ्लाइट से अकेले आ गया। जब रवि घर पहुंचा, कुसुम जी के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगा। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, पापा के हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं बेटा, गलती हमारी ही थी। रवि ने आते ही हालात का जायजा लिया और बड़े हॉस्पिटल में सुरेश जी का इलाज करवाया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। अब वो सबको पहचानने लगे। जब उन्होंने रवि को अपने पास देखा तो वो रोने लगे। उनको रोता देखकर रवि उनको सांत्वना देने लगा। पिताजी, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। चाहे आप मुझे फिर से भगा दें, फिर भी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब रमेश जी पूरी तरह से ठीक हो गए। जब वह हॉस्पिटल से घर आए तो दरवाजे पर 1 साल की छोटी सी नन्ही बच्ची उन्हें निहार रही थी। वो अपने दादी के गोद में थी। यह बच्ची कोई और नहीं, रवि की बेटी थी। तभी निकिता ससुर जी को प्रणाम करने लगी। पापा जी, आप आज से निश्चिंत हो जाएं। आज से यह आपकी बेटी आपका पूरा घर संभालेगी। बस आप और मम्मी जी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और सचमुच सिंह निवास में बहुत दिनों बाद आज खुशियाँ वापस लौट आई थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।